Good evening, students of class 12th. This class is for class 12th और हम फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला, द लास्ट लेसन। और इसका लगभग जो 4th पेज है लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। जो अभी रिसेंटली हमने इसमें पढ़ा था उसमें यह था कि जो है एम हैमल हैं, जो टीचर हैं इस राइटर के, वो कहते हैं कि ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, यानी फ्रांस की जो ज़ुबान है फ्रेंच, उसको सीखने का, उसको पढ़ने का आज लास्ट लेसन होगा। और मतलब और भी जितनी सारे सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंच में वो आज ये लास्ट दिन है, क्योंकि इसके बाद जो है जर्मन अथॉरिटीज़ ने, प्रशियन अथॉरिटीज़ ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इसके बाद हर चीज़ जो है वो जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएगी। तो ये जब सुनता है, ये स्टूडेंट, ये राइटर सुनता है तो कहता है कि मैं एकदम जो है वो बड़ा दुखी हो गया कि मेरा लास्ट लेसन फ्रेंच का, मुझे तो अभी फ्रेंच सही तरीके से आती नहीं है और मैंने अभी पूरे तरीके से सीखी नहीं है। फिर मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पछतावा होने लग गया, रिग्रेट होने लग गया कि काश मैंने जो है वो सीखा होता फ्रेंच को अच्छी तरीके से। जो मैंने टाइम वेस्ट किया वो टाइम मैंने यहाँ पे लगाया होता तो कितना अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके उस पे आती हैं। और साथ में ये कहता है कि एम हैमल चाहे जितने भी सख्त थे टीचर, लेकिन आज जो है मुझे उन पे तरस आ रहा था। आज उनकी कोई भी जो सख्ती थी, स्ट्रिक्टनेस थी, वो मुझे बुरी नहीं लग रही थी। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. पुअर मैन यानी बेचारा, यानी बेचारे हैमिल सर, आज उन्होंने ये जो अच्छे कपड़े पहने थे, जो कि आम तौर पे वो या तो प्राइज़ वाले दिन पहनते थे, प्राइज़ देने वाले दिन, या कोई इंस्पेक्शन जिस दिन होती थी, बाहर से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता था तो तब वो ऐसे कपड़े पहनते थे। आज उन्होंने ये अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि आज इस आखिरी दिन को, जो आखिरी फ्रेंच लेसन वो देने वाले हैं, इस दिन को ऑनर करने के लिए, इस दिन के एजाज़ में वो आज ये कपड़े पहन के आए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मुझे इस बात की समझ आ गई थी, why the old men of village were sitting there in the back of the room। और मुझे इस बात की भी समझ आ गई थी कि क्यों हमारे जो गांव के बुज़ुर्ग लोग थे, वो जो बुज़ुर्ग मर्द थे, वो आज स्कूल आए हुए थे और हमारी क्लासरूम में बैठे हुए थे पीछे वाली तरफ। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए था क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, यानी वो भी जो है वो तरस खा रहे थे टीचर पे, जो एम हैवल टीचर पे, कि वो अब जो है यहाँ से चले जाएंगे। इतने साल तक उन्होंने इस जगह की, इस गांव की खिदमत की, इस एरिया की खिदमत की, यहाँ लोगों को पढ़ाया, और आज वो जब वो जा रहे हैं तो जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, वो उनके लिए दुख फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, इसलिए वो आज यहाँ आए। डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और साथ में उनको ये पछतावा ही था कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा सके, यानी वो अपने टाइम पे नहीं पढ़ सके, यानी पढ़ाई का ज़्यादा फ़ायदा, जो फ्रेंच की पढ़ाई थी उसका फ़ायदा वो नहीं उठा सके। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। ये उनका तरीका था, गांव वालों का एक तरीका था रिस्पेक्ट शो करने का हमारे मास्टर के लिए, हमारे टीचर एम हैमल के लिए, और साथ ही साथ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया किस बात का, कि उन्होंने लगभग 40 साल जो है वो इस एरिया की खिदमत की, और यहाँ पे एक ही ईमानदारी से अपनी जो है वो उन्होंने अपनी सर्विस को अंजाम दिया। यहाँ जो है तालीम को फ़रोग दी, तालीम बढ़ाई, एजुकेशन बढ़ाई, और साथ ही साथ ये लोग जो हैं अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। यानी पहले ये एरिया जो है वो फ्रेंच में आता था, फ्रांस का एरिया था, और ये लोग भी फ्रांस यानी फ्रेंच बोलने वाले थे। तो अब क्या था कि अब क्योंकि अब ये जर्मनी के अंडर आ गए थे, तो अब इनका मुल्क जो है वो जर्मनी बन गया था। तो अब ये लास्ट दिन जो है अपने मुल्क, जो पहला मुल्क था इनका फ्रांस, उसको एजाज़ देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट अपनी देने के लिए ये आज यहाँ मौजूद थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं ये सोच रहा था, इस पूरी सोच के दौरान, ये पूरी थॉट के दौरान, वाइल यानी दौरान, मैंने अपना नाम सुना किसी को पुकारते हुए, यानी किसी ने मेरा नाम पुकारा।
इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, यानी मुझे कुछ बोलना था, कुछ पढ़ना था। पोइम हो सकती है या कोई प्रोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. अब क्या था कि मुझे क्या क्या कहा गया था कि मतलब मुझे उसका एक जो रूल था, कौन सा रूल, कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो मुझे बोलने हैं लेकिन बीच में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस चीज़ का मुझे डर था कि कहीं मैं मिस्टेक ना कर दूं, और यही हुआ कि मैं जब बोलने लगा तो डर के मारे मैंने वर्ड्स जो हैं वो मिक्स कर दिए, मतलब मैंने गलत बोल दिया, इधर के वर्ड उधर लगा दिए। और फिर क्या हुआ कि मैं एकदम चुपके से खड़ा हो गया और अपने डेस्क को पकड़ के मेरा दिल तेज़ तेज़ जो है वो धड़कने लगा, और मैं ऊपर जो है वो नहीं देख रहा था, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और डरा भी था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। मैंने सुना एम हैमल को, हमारे टीचर को, ये बोलते हुए आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। ये वॉन्ट है, वॉन्ट मैंने आपको बताया, विल नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। आई विल नॉट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटा, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ। आपको ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आज ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो तो ऑलरेडी आपको बुरा फील हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको आज नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और फिर एम हैमल कहते हैं कि देखो क्या हो गया, आखिर रोज़ हम ये बोलते थे कि हमारे पास बड़ा वक्त है, हम सीख जाएंगे, आस्ता आस्ता हम बोल लेंगे, लिख लेंगे, आस्ता आस्ता हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है, हम ये बोलते थे। आई विल लर्न इट टुमारो, और ये बोलते थे कि मैं इसको कल सीख लूँगा। मतलब आप बच्चे भी बोलते थे, सारे बोलते थे, मैं भी बोलता था। तो हम सारे ये सोचते थे कि हमारे पास काफ़ी वक्त है और हम इसको कल सीख जाएंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और अब देखो हम कहाँ पहुँच गए, आखिर ये क्या मोड़ आ गया इस ज़िंदगी का, इस पूरे मुल्क के लिए, इस पूरे एरिया के लिए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और फिर कहते हैं कि यही तो मसला है अल्जास के लिए। अल्जास का मसला यानी अल्जास जो एरिया है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी मुसीबत ही यही है कि यहाँ के लोग यहाँ क्या करते हैं कि लर्निंग को यानी पढ़ाई को टुमारो पे छोड़ देते हैं, कल पे, यानी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई पे नहीं देते, ना उसमें इंटरेस्ट लेते। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and you can't, yet you can neither speak nor write your own language? फिर कहते हैं हम हैमिल कि अब देखो कि जो फेलोज वो हैं, यानी ये जो जर्मन हैं, जो मतलब अब जिसके मुल्क में हम आ गए हैं, वो लोग, उन लोगों के पास ये चीज़ बोलने का हक होगा कि आप कैसे फ्रेंचमैन हो, यानी कैसे फ्रांस के लोग हो, कैसे फ्रांसीसी हो, कि ना ही आपको अपनी लैंग्वेज यानी फ्रेंच बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है अपनी ज़ुबानी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। लेकिन लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, आप इन सब में बुरे नहीं हो, यानी आपसे भी ज़्यादा लोग इस चीज़ में बुरे हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। हम सब के अंदर जो है ये कोताही है, हम सब की तरफ से कोताही हुई है, जिसको हमने एड्रेस करना है, यानी अपने आप को इसका कसूरवार खुद समझना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। एम हैमिल कहते हैं लिटिल फ्रांस से, छोटे फ्रांस से, कि आपके जो वालदेन थे वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड, इतने ज़्यादा एक्साइटेड जो हैं या जज्बाती जो हैं वो नहीं थे कि आप पढ़ो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। आपके वालदेन जो है वो इस चीज़ को प्रिफर करते थे, यानी इस चीज़ को तरजीह देते थे कि पढ़ाई के बजाय आप जो है वो किसी फार्म पे काम करो या किसी मिल पे, यानी जैसे आटे की चक्की वगैरह, ऐसी कोई चक्की
वहाँ पे काम करो ताकि आप थोड़े से और पैसे कमा सको, आपकी फैमिली को थोड़े और पैसे मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और फिर कहते हैं कि और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा कसूर भी है, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कि मेरी गलती क्या, यानी मैं अपने आप को ब्लेम कहाँ करता हूँ कि क्या मैं आपको अक्सर जो है नहीं भेज देता था कि मेरे जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं गार्डन में, उनको जाके जो है पानी डाल दो। और इसके बजाय अगर मैंने आपको आपका लेसन पढ़ने दिया होता, आपको तैयार करवाया होता, तो कितना बेहतर होता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जिस दिन मैं कहीं फिशिंग पे जाता था, यानी कहीं किसी दिन ब्रेक लेता था संडे को या कभी भी, तो क्या मैं आपको हॉलीडे नहीं देता था? तो मतलब उस वजह से आपको मैं हॉलीडे देता था, और यही मेरा कसूर है कि अगर मैं वो हॉलीडे नहीं देता तो शायद आप थोड़ा ज़्यादा सीख जाते आप सारे। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद कभी इस बात पे कभी इस बात, ऐसी दो चार बातें और की है हैमिल सर ने, और फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमिल सर ने कहा कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, कौन सी, फ्रेंच, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो ज़ुबान है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर यानी सबसे ज़्यादा साफ शफाफ। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिक ये वाली, यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लॉजिकल है, या मतलब इसकी जो रूल्स हैं वो बड़े लॉजिकल, बड़े रीजनिंग वाले, बड़े रीजनेबल है। ठीक है। डैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें इसको जो है बचा के रखना चाहिए और कभी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कहते हैं क्यों? क्योंकि जब भी किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव, स्लेव होता है गुलाम, और इंस्लेव का मतलब क्या, गुलाम बनाना। जब किसी को गुलाम बनाया जाता है, किसी कौम को, तो उनके पास तब तक अपने इस कैद की, इस जेल की चाबी रहती है जब तक वो अपनी लैंग्वेज, जब तक वो अपनी ज़ुबान, अपना तमद्दुन, अपनी सखावत और अपना जो कल्चर है उसको जब तक पकड़े रखते हैं, तब तक उनके पास इस जेल की एक कुंजी, एक जेल की चाबी होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच की ग्रामर की बुक खोली और फिर एक लेसन जो है हमें जो है वो सुनाया, पढ़ा उन्होंने। I was amazed to see how well I understood it. मैं तो अमेज हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया, एकदम हैरान हो गया कि कितना क्लियरली मैं आज समझ पा रहा था उनके इस लेसन को, यानी मुझे कितनी समझ आ रही थी। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully. और जितनी भी चीज़ें उन्होंने बोली वो इतनी आसान लग रही थी, इतनी आसान लग रही थी कि मुझे खुद सोचना पड़ा, मैं सोचने में मजबूर हो गया कि इससे पहले मैं कभी भी इतनी केयरफुली, इतने एहतियात से जो है वो नहीं सुनता था लेसन को। एंड डैड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मुझे ये भी लगा कि आज से पहले एम हैमिल सर ने इस तरीके से कभी पढ़ाया भी नहीं था, यानी जितने पेशेंस, जितने सब्र से आज वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, इससे पहले कभी भी इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें नहीं समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा मैं जो है वो देख रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है यानी एम हैमल है, वो कोशिश कर रहे थे कि जितनी भी नॉलेज है उनके पास वो सारी की सारी हमें दे दें अपने जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो ये कोशिश कर रहे थे कि एक ही स्ट्रोक में, यानी एक ही वार में, एक ही स्ट्राइक में जो है सारे का सारा हमारे दिमाग में डाल दें।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के लेसन के बाद, ग्रामर सुनने और पढ़ने के बाद हमारा एक लेसन जो है हैमिल सर ने राइटिंग में लिया, यानी हमसे कुछ लिखवाया और खुद लिखो, मतलब बताया कैसे लिखते हैं. That day M. Hamill had new copies for us written in beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. उस दिन जो है एम हैमिल सर के पास नई कॉपीज़ थी हमारे लिए, नई नोटबुक्स वगैरह या पेजेस थे हमारे लिए, और जिनके ऊपर राउंड हैंड से गुलाई में जो है वो लिखा हुआ था फ्रांस अल्जास, फ्रांस अल्जास, यानी फ्रांस अल्जास है, फ्रांस अल्जास. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. ये जितनी भी कॉपीज़ थी, यानी पेजेस की कॉपीज़ थी, यानी जो भी था, तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फ्लैग हों, झंडे हों पूरे क्लासरूम के अंदर. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और ये जितनी भी कॉपीज़ थी ये हमारे डेस्क के साथ जो रॉड लगी होती है उसके ऊपर ये लटकी हुई थी. हंग का मतलब लटकना. यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा और आपने देख लिया होगा कि कैसे जो है वो सारे जो है काम करने लग गए थे और कितना ही ज़्यादा जो है क्वाइट था, कितनी ही ज़्यादा खामोशी थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो था पेज के ऊपर पेन का चलना, उसकी आवाज़, जो स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है वो आवाज़ आ रही थी. Once some beetles flew in. बीच में कुछ क्या हुआ कि बीच में कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं उड़ते आए अंदर. बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन उनकी तरफ कोई भी जो है वो किसी ने ध्यान नहीं दिया. बीटल जो है आपने सर्च करना है, ठीक है, गूगल पे सर्च करो आज ही, आपको पता चल जाएगा, उसकी इमेज आ जाएगी. देखा आपने, यहीं आप, बड़ा ही कॉमन है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके का, ठीक है. अच्छा, तो मतलब वो आए उड़ते हुए, जो थे बीटल्स, उड़ते हुए कीड़े मकोड़े, वो आए, लेकिन उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया. हालांकि क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो कीड़ों के पीछे जो हैं वो भागते हैं. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. इसने तभी कहा है कि जो बेचारे सबसे छोटे थे उन्होंने भी ज़्यादा गौर उस पर नहीं किया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. जो कि इस चक्कर में लगे हुए थे खोजने के ट्रेस करने के अपने फिश हुक्स, यानी मछली पकड़ने वाले हुक, ऐसे कि जैसे वो भी फ्रेंच हो, यानी वो भी फ्रेंच से लेने देने वाली चीज़ हो, उससे लिंक्ड एक चीज़ हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. रूफ पे, छत पे जो पिजन्स थे, कबूतर थे, उन्होंने अपनी मतलब बहुत कम आवाज़ में जो है वो अपनी जो आवाज़ निकालते ना ऐसे गले में से, जो पिजन, उसको बोलते हैं कू करना, ठीक है. वो आवाज़ भी बड़ी लो थी उनकी, बड़ी कम आवाज़ थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. और फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैंने खुद सोचा, क्या इन कबूतरों को भी वो जो है वो जर्मनी में, यानी जर्मन की लैंग्वेज में वो गाना जो है वो सिखाएंगे, या उनको बोल, मतलब क्या क्या इन जर्मन्स की वजह से कबूतर भी जर्मन में गाएंगे या बोलेंगे. आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है. आई होप यू एंजॉयड इट. अल्लाह हाफिज़.